तंत्र मंत्र एक ऐसी दुनिया है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आसानी से फंस जाते हैं। और फिर क्या कुछ होता है उनके साथ, ये कहानी है 3 फरवरी 2019 और जगह है उदयपुर। उदयपुर के पास एक पुल है और उसके नीचे एक नदी। रात के वक्त कुछ लड़के वहाँ से गुजर रहे थे और तभी वो लोग अचानक देखते हैं कि पुल के करीब एक महिला की लाश पड़ी है और थोड़ी दूरी पर एक कार पलटी हुई है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर आती है, लाश को कब्जे में लेती है। इसके बाद तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कौन है मरने वाली, चलिए जानते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पता चल गया था कि मरने वाली कौन है। ये देर रात 3 फरवरी 2019 की बात है। अब 4 फरवरी की तारीख आ गई। 4 फरवरी को उदयपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक महिला जाती है और एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है और वो छोटी बहन कल रात से लापता है। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। जो लड़की लापता थी उसका नाम था ऋचा और जिसने कंप्लेंट लिखाई वो ऋचा की बड़ी बहन चारुलता थी। चारुलता ने बताया कि ऋचा यहीं उदयपुर में रहती है। कल रात अचानक वो अपनी 12 साल की बेटी से कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो 1 घंटे में लौट आएगी, लेकिन लौटती नहीं है। फिर बेटी का फोन आता है अपनी मौसी के पास। मौसी को पता चलता है। वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलती। तो अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब इधर रात को ही देर रात एक लाश मिली, लेकिन तब तक ये खबर चारुलता तक नहीं पहुंची थी। अगली सुबह चारुलता पुलिस स्टेशन पहुंची। अब वहां पता चला कि कुछ दूरी पर एक लाश मिली है और एक कार। चारुलता को पुलिस अपने साथ मौके पर ले गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो वहां पर वैसे भी उनको तफ्तीश करनी थी। तो देखते हैं, अब जिस जगह पे लाश मिली थी और जिस जगह पर कार एक्सीडेंट हुआ था उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला है। उसकी वजह ये थी कि कार पलटी बेशक थी, लेकिन कार के सारे जो शीशे थे वो सही सलामत थे, ना ही कार पर कोई निशान थे। ऐसा लगता था जैसे बड़े प्यार से किसी ने कार को पलटा हो। जिस जगह पर लाश मिली थी वहां पर घिसटने के या बाकी किसी चीज के निशान नहीं थे, सिवाय कुछ खून के। तो फॉरेंसिक टीम बाकी टीमों ने जब मौके पर इंक्वायरी किया तो ये पहली नजर में साफ हो गया कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मर्डर है और सर पे किसी वजनी पत्थर से मारा गया है। अब जो एक्सपर्ट्स थे, एक्सीडेंट को देखा, सड़क देखी, कहीं घिसटने का कोई निशान नहीं। दूर दूर तक रोड एक्सीडेंट के कोई सबूत सुराग नहीं मिल रहे थे। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मर्डर का केस दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की, पूछताछ हुई। अब पूछताछ के लिए चारुलता से पूछताछ शुरू हुई कि भाई आप बताएं अपनी सिस्टर के बारे में। तो पता चला कि ऋचा की 2008 में शादी हुई थी, लेकिन शादी लंबी नहीं चल पाई और 2012 में अपने पति से डिवोर्स हो गया। लेकिन अब तक इन दोनों को एक बेटी हो गई थी। तलाक के बाद अब ऋचा अपने पिता के साथ ही रहने लगी। चारुलता अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर जब डिवोर्स के 4 साल हो गए तब ऋचा ने दूसरी शादी की। इस बार उसने मुंबई के एक लड़के से शादी की और मुंबई शिफ्ट हो गई। लेकिन बेटी अब अपने नाना नानी के पास उदयपुर में ही रह रही थी। बीच बीच में ऋचा मुंबई से उदयपुर आती अपनी बेटी से मिलने के लिए और फिर लौट जाती। 2019 यानी कि 3 फरवरी का ये इंसिडेंट है जब ये लाश मिली थी। जनवरी एंड में फिर से ऋचा मुंबई से उदयपुर आई थी अपनी बेटी से मिलने और यहीं पर थी। और जब ये सारी कहानी पता चली तो फिर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू हुई तो हर कैरेक्टर शक के घेरे में था और पहला शक पहले पति पर गया। लेकिन पता चला कि पहले पति से डिवोर्स के बाद कभी पति से कोई लेना देना हुआ ही नहीं, ना कभी कोई झगड़ा हुआ और डिवोर्स भी आपसी सहमति से हुआ था। उसके बाद दूर दूर तक ऋचा की जिंदगी में उसका कोई दखल नहीं था। फिर नंबर था दूसरे पति का। दूसरे पति के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला उसका भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
फिर पुलिस को ये भी लगा कि अगर उसको मर्डर करना ही था तो मुंबई में करता, इतनी दूर ऋचा के इलाके में आकर उदयपुर में क्यों करता। इसी तफ्तीश के दौरान पता चला कि जब ऋचा का तलाक हो गया तो उसके पिता ने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा ऋचा के नाम पे कर दिया था, क्योंकि वो एक डिवोर्सी थी और उसकी एक बेटी भी थी। दोनों की जिंदगी सही से कटे। वही इस बात पर ऋचा का इकलौता भाई नाराज था कि हमारे पिता ने इतनी सारी प्रॉपर्टी है जो उसके नाम पर क्यों की। भाई भी शक के घेरे में आया। भाई से भी पूछताछ हुई, लेकिन कहीं कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब पुलिस की टीम ने क्राइम सीन के बारे में फिर से तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस ने पाया कि जिस रात ये लाश मिली थी उसके अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती तो आसपास में कई अजीब सी चीजें पाई गई थी। सिंदूर, कुछ हड्डियां, कुछ और ऐसी चीजें जो तंत्र मंत्र काला जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से इस केस की जांच में बदलाव होता है और अब पहली बार पुलिस कातिल को छोड़ तंत्र मंत्र के एंगल से इस केस की जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले लोकल थे, उन्हें पता था कि ये जो इलाका है जहाँ पे लाश मिली है वहाँ पे तंत्र मंत्र काफी चलन है। काफी लोग जादू टोना पर भरोसा करते हैं। अब पहले पति को भी लगभग क्लीन चिट मिल चुका था, दूसरे पति को भी क्लीन चिट मिल चुका था, भाई का भी कोई रोल नहीं दिखा। बड़ी बहन ने तो खुद ही कंप्लेन की थी, उसका भी कोई रोल नहीं था और कोई ऐसा रिश्ता निकला नहीं जिस पर शक किया जा सके। वही ऋचा की बेटी अभी सिर्फ 12 साल की थी और वही उदयपुर के एक स्कूल में पढ़ती थी। तो पुलिस ने फिर तंत्र मंत्र के एंगल से केस की जांच करनी शुरू की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋचा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई हो। क्योंकि ऋचा के पास पैसे ठीक ठाक थे, पिता ने प्रॉपर्टी जो दी थी उससे भी कुछ प्रॉपर्टी बेची, उसके पैसे भी थे। तब इलाके के तांत्रिकों को एक एक कर टटोलना शुरू किया गया। जब टटोलना शुरू किया गया तभी पुलिस को पता चला कि जब ऋचा की लाश मुर्दा घर में थी रखी हुई तो वहाँ बहुत सारे लोग उसे देखने और अफसोस जताने के लिए आए थे। उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था प्रदीप और प्रदीप इलाके का एक जाना माना इज्जतदार तांत्रिक था। अब उधर क्राइम सीन से तंत्र मंत्र के सबूत मिले। यहाँ मुर्दा घर में बाकायदा हमदर्दी और अफसोस जताने के लिए एक तांत्रिक भी हैं। पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो मेरी शिष्य थी, कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती और मैंने ऋचा को हमेशा अच्छा मशवरा दिया, उसने वही किया और मैं बस अफसोस जताने के लिए आया हूँ। प्रदीप के बारे में पुलिस ने पता किया तो पता चला उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और अच्छी खासी इज्जत वाला शख्स है। वहाँ उसके भक्तों में बहुत इज्जत है, सम्मान है। अब पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सुराग, कोई सिर मिल ही नहीं रहा था। अभी तक जो भी कोशिश पुलिस ने की वो सब नाकाम साबित हुई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने अब ऋचा की 12 साल की बेटी से पूछताछ शुरू की कि बेटा उस रात क्या हुआ 3 फरवरी को जब तुम्हारी मम्मी घर से निकली। उसने कहा मम्मी घर पर थी। फिर अचानक उन्होंने कहा कि बेटा मुझे एक जरूरी काम है, 1 घंटे में लौट आऊंगी, जो वो पहले भी कर चुकी थी। जनरली उसने बताया कि मम्मी इतनी रात को जाती नहीं है। अब जिस जगह पर ऋचा का घर था और जिस जगह पे लाश मिली उसमें काफी फासला था, करीब 30 किलोमीटर। अब पुलिस को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि रात के सुनसान इलाके में ऋचा अकेली क्यों जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें ये था कि ऋचा अकेली मतलब फोर्सफुली वो गए भी नहीं हैं। तो फिर लाश के पास ये तंत्र मंत्र की विद्या और इससे रिलेटेड चीजें क्यों बरामद हुई। घूम फिरकर पुलिस ने जितने कैरेक्टर को टटोला आखिर में वो बार बार प्रदीप यानी उस तांत्रिक पर ही आकर रुक जाते। पुलिस के पास और कोई सुराग नहीं था, लेकिन ये पता चला कि हाँ ऋचा कोई भी काम बिना प्रदीप तांत्रिक के मशवरे के नहीं किया करती थी। अब क्राइम सीन, तंत्र मंत्र के सारी चीजें और एक तांत्रिक जो अफसोस भी जताने आता है और पुलिस की वो थ्योरी भी, एक कातिल आसपास मंडराता जरूर है ताकि ये चेक करे कि केस की ग्रोथ कहाँ तक
है, कहीं पुलिस उस तक तो नहीं पहुंच रही है। पुलिस ने हवा में तीर चलाने का फैसला किया। उसने एक दिन प्रदीप को थाने पर बुलाया और फिर उसे घुमाया। उसे कहा कि देखो, हमें सारे सबूत मिल चुके हैं और तुमने कत्ल किया, या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर सारा इल्जाम और भी 2 से 4 दफा तुम्हारे सर डालेंगे। और ये ट्रिक काम कर गया। प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब प्रदीप ने जुर्म कबूल किया तो इसके बाद प्रदीप के साथ साथ उसके एक और साथी भी बिल से बाहर निकला और पुलिस ने उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब पूछताछ शुरू हुई कि बताओ पूरी कहानी क्या है, ऋचा के मर्डर का सच क्या है। अब जो पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो क्लाइमेक्स ही बदल गया। जब ऋचा का डिवोर्स हुआ तभी ऋचा बहुत वक्त तक उदयपुर में रही। फिर मुंबई के एक लड़के से शादी हो गई। अब वो मुंबई रहती थी, लेकिन उसकी पहले पति से जो बेटी थी वो उदयपुर में ही पढ़ती थी, क्योंकि दूसरा पति शायद पहली बेटी को अपनाने को तैयार नहीं था, तो वो नाना नानी के साथ रहती थी। जिस दूसरे शख्स से ऋचा ने शादी की उसकी वाइफ जिंदा थी, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन शादी के बाद वो पति ऋचा को बहुत ख्याल रखता, पर साथ ही साथ अपनी पहली पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता था। अस्पताल में इसके इलाज के लिए उसके पास पूरा वक्त देता था, उसकी खिदमत करता और उसने कहा था, देखो जब तक मेरी पहली पत्नी जिंदा है मैं जो भी इसकी खिदमत करना चाहूँ, तो अगर मैं तुम्हें कम वक्त दे रहा हूँ तो तुम बुरा मत मानना। पहले पति का अपनी पत्नी को इतना अटेंशन देना कहीं ना कहीं ऋचा के मन में एक जेलस पैदा कर रहा था। इसी दौरान में ऋचा की बेटी उदयपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के एक ऑनर हैं भूपेंद्र। अब इस केस में भूपेंद्र की एंट्री होती है। ऋचा की बेटी शुरू से वहीं पढ़ रही थी, तो परिवार के साथ रिश्ता भी था, भूपेंद्र से जान पहचान भी थी और घर में आना जाना भी था। धीरे धीरे भूपेंद्र के साथ ऋचा के भी अच्छे खासे रिश्ते बन गए थे, दोस्ती वाले। इसी दौरान भूपेंद्र के कुछ फाइनेंशियली दिक्कत हुई। उसे पता था कि ऋचा के पास पैसे हैं, ऋचा के घर वालों के पास पैसे हैं। ऋचा की बेटी भूपेंद्र के स्कूल में पढ़ रही थी, तो एक दिन भूपेंद्र ने ऋचा से मदद मांगी थी कि थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियली क्राइसिस है, अगर तुम मदद कर दो। कुछ पैसे उसने ऋचा से उधार लिए। ऋचा ने उसको ब्याज पर पैसे दे दिए। हर महीने वो ब्याज लौटाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन अब भूपेंद्र की माली हालत सुधर नहीं रही थी। इधर हर महीने एक मोटी रकम ब्याज के तौर पर देनी होती थी। उसे लगा कि किसी तरह ये ब्याज और ये पैसे अगर माफ हो जाएं, बच जाएं, तो जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन कैसे? तब उसने एक चाल चली। उसने एक तांत्रिक को अपना हथियार बनाया और ढूंढा। उसने प्रदीप से कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, बस तुम कुछ ऐसा कर दो कि ऋचा मुझसे पैसे मांगने बंद कर दे। कोई ऐसा तंत्र मंत्र का हथियार है तुम्हारे पास? प्रदीप ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। अब उसने क्या किया कि ऋचा को डराने के लिए उसके घर में कभी हड्डियां, कभी सिंदूर, तो कभी नींबू मिर्ची जैसे कुछ और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें फेंक देता। सुबह ऋचा उठती और जब ये सब देखती तो डर जाती। अब ये डेली होने लगा, तो उसने कई लोगों से बोला। ऋचा को भी पता था कि उस इलाके में रहती थी कि यहाँ तंत्र मंत्र का चक्कर है, अंधविश्वास वाले लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। तो उसे लगा कोई उस पर जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान एक दिन उसने भूपेंद्र से ये बात बताई। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और हर दिन हो रहा है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये सारी चीजें पाती हूँ। भूपेंद्र ने कहा शायद कोई तुमको जादू टोना करके अपने वश में करना चाहता है। एक काम करो, एक तांत्रिक को मैं जानता हूँ, उससे मिलो। उसने प्रदीप का नाम सुझाया। ये सब प्लान था। अब ऋचा प्रदीप के पास गई। प्रदीप से उसने सारी कहानी बताई। प्रदीप ने कहा ठीक है, मैं अभी एक तंत्र मंत्र करता हूँ। उसने ऋचा को बिठाया, उसके सामने तंत्र मंत्र किया और बोला जाओ, कल से तुम्हारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सामान नहीं आएगा। अब वो हड्डियां, वो सिंदूर, वो तंत्र मंत्र की सारी चीजें, क्रियाएं उसके घर में फेंकने वाला प्रदीप ही था। अब उसने ऋचा को ये सारी चीजें करने के बाद कहा कल से नहीं होगा, तो अब जो फेंकने वाला है
उसी ने कह दिया नहीं होगा, अगले दिन से वाकई बंद। अब उसका तंत्र मंत्र पर भरोसा बढ़ गया। उसे लगा ये तो कमाल हो गया। अब वो प्रदीप की एक तरह से भक्त हो गई। अब जो भी प्रदीप कहता वो करने लगी। एक तरह से मानो ऋचा प्रदीप के वश में आ गई थी। एक दिन ऋचा ने अचानक प्रदीप से कहा कि जो मेरे पति हैं उनकी एक पत्नी है और वो कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मेरा पति 24 घंटे उसकी खिदमत में लगा रहता है। तो आप कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर सकते हैं कि उसकी मौत हो जाए। उसने कहा मैं कुछ करता हूँ। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर किस्मत। इधर ऋचा ने कहा। उधर प्रदीप ने ये सारी चीजें शुरू की और उसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर ऋचा के दूसरे पति की पत्नी की मौत हो गई। ये नेचुरल डेथ थी। डॉक्टर ने पहले ही जवाब दिया था, लेकिन जब उसने ये प्रदीप तांत्रिक को कही ये बात और उसने कहा कि मैं इस पे कुछ कर रहा हूँ और उसके कुछ दिनों में मौत होने के बाद अब ऋचा का भरोसा और बढ़ गया कि ये वाकई तांत्रिक महान है। अब वो सारी चीजें वही करती जो तांत्रिक कहता। तांत्रिक ने ऋचा का भरोसा जीत लिया। अब भूपेंद्र ने उससे कहा कि देखो मैं इसको पैसे नहीं देना चाहता, तुम कुछ करो इसके लिए। इधर जब तांत्रिक का इतना भरोसा जीत लिया तो ऋचा के मन में भी एक लालच आया। उसने कहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो भूपेंद्र है इसको कहीं से और कर्जा ना मिले, क्योंकि उसने ऋचा से 30 लाख का कर्ज लिया था। हर महीने वो इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको लौटाता था। उसने कहा इसके पास कहीं से पैसे आ जाएं तो ये मेरे पैसे लौटा देगा, फिर इंटरेस्ट ब्याज सब बंद हो जाएगा, जो अच्छी खासी रकम थी। मतलब एक तांत्रिक के पीछे भूपेंद्र और ऋचा दोनों अपने अपने मकसद से थे। और जब इसके पास पैसे नहीं होंगे तो एक दिन इसके स्कूल और बाकी चीजें प्रॉपर्टी जो है वो मैं अपने नाम करा लूंगी। प्रदीप ने कहा ठीक है। ऋचा ने कहा इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। इधर प्रदीप ने पैसे लिए और जाकर भूपेंद्र को ऋचा का प्लान बता दिया। ये सुनकर भूपेंद्र ने कहा कि देखो उसने जो 30 लाख रुपए दिए हैं और हर महीने इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे ना देना पड़े, इसके लिए तुम कुछ करो तो मैं तुम्हें 2.5 लाख दूंगा। यहाँ से हो गया डबल क्रॉस। प्रदीप तांत्रिक ने ऋचा से भी पैसे लिए और उसने भूपेंद्र से भी पैसे लिए, लेकिन प्रदीप को अपनी असलियत पता थी। प्रदीप ने कहा तंत्र मंत्र से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने भूपेंद्र से कहा कि एक ही इलाज है और वो ये कि ऋचा को रास्ते से हटा दो। भूपेंद्र तैयार हो गया। इसके बाद 3 फरवरी की रात प्रदीप ऋचा को फोन करता है और कहता है कि भूपेंद्र के लिए जो मुझे तंत्र मंत्र करना है ताकि उसकी माली हालत बुरी रहे और उसके प्रॉपर्टी स्कूल तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तो आज करना है। उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, लेकिन अकेले और किसी को बताना नहीं, वरना फिर ये सारा टोटका खत्म हो जाएगा। ऋचा को लगा इतना बड़ा काम हो रहा है। रात को निकलती है बेटी से कहकर मैं आ रही हूँ। अब वो पहुँचती है बताई हुई जगह पर। वहाँ उसे प्रदीप मिलता है। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करती है। उसके बाद उसे एक पत्थर पर बिठाता है और कहता है वहां आंख बंद रखना, जब तक मैं नहीं बोलूं आंख मत खोलना। फिर उसका एक साथी था, वो ऋचा के पीछे आता है और एक बड़ा सा पत्थर ऋचा के सर पर मारता है। ऋचा की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर गाड़ी को धक्का देकर पलट देते हैं ताकि रोड एक्सीडेंट का केस बना सके और फिर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये सारी कहानी हो गई। अब जब अगले दिन ये लाश मिली तो प्रदीप और ये भूपेंद्र, ये सब ऋचा की बहन चारुलता जिसने FIR लिखाई और उसके घर वालों को ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि तुम लोग FIR मत लिखाओ, इसे रोड एक्सीडेंट में ही मौत दिखाओ, क्योंकि एक तो उन्हें डर था कि कहीं तफ्तीश हुई तो हम फंस जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये लालच दिया कि अगर अब रोड एक्सीडेंट दिखाओगे तो जो ऋचा ने बहुत सारी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है वो पैसे और ज्यादा मिल जाएंगे। शायद वैसे ना मिले, लेकिन ऋचा की बड़ी बहन को ये सारी लोग भाई नहीं। उसे तो बस अपनी बहन की मौत का बदला और उस कातिल का चेहरा देखना था। वो अड़ गई, फिर FIR लिखवाने लगी और आखिरकार भूपेंद्र, प्रदीप और उसके साथ एक और लड़का था कृष्ण, इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद अदालत में मुकदमा चला। कुछ वक्त पहले इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई। इस कहानी का
हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं उलझा हुआ था। ऋचा की भी जान लालच में ले ली और तंत्र मंत्र के नाम पर जो धोखा फरेब होता है, लोगों का भरोसा जीतता है। तंत्र मंत्र कितना बड़ा फ्रॉड है इस कहानी से साफ पता चलता है। तो इसलिए कभी ऐसे करिश्मे या जादू पर भरोसा मत कीजिएगा। हमेशा मेहनत करके आगे बढ़िए, इसके सिवाय और कोई शॉर्टकट हमेशा आपको खतरे में डालता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।